लेबनान में जो हुआ, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह लेबनान के बैरूत शहर के एक 6 मंजिला कॉम्प्लेक्स जो घर है, बल्कि 6 मंजिला कह रहा हूँ, 6 घरों को मिलाकर एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के करीब 60 फीट नीचे एक बंकर है, उसके अंदर एक मीटिंग चल रही है और अचानक करीब 80 बम गिरते हैं और दूर बैठा इजराइल अपने दुश्मन को ठिकाने लगा देता है। ये झलक है आने वाले वक्त में जंग कैसे लड़ी जाएगी। तो हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह चीफ, जो पिछले 34 सालों से हिजबुल्लाह को लीड कर रहा है, और लास्ट फ्राइडे 27 सितंबर को इजराइल एयर स्ट्राइक में उसकी मौत। लेकिन कैसे, क्या है पूरी कहानी? हसन नसरुल्लाह कहाँ होगा, कब, कितने बजे, किस जगह पर होगा, लोकेशन क्या होगी, वो भी लेबनान जैसी जगह, और उस लेबनान के अंदर उसके खुफिया ठिकाने का पता लगाकर और एक बिल्कुल सटीक एयर स्ट्राइक से बॉम्ब को गिराना, और वो भी ये भी पता है कि बंकर के अंदर है, और उस बंकर के लिए भी बम खास तौर पर अमेरिका से मंगाना, फिर निशाना लगाना। तो ये सब हुआ कैसे? तो आज पूरी इनसाइड स्टोरी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के इजरायली हमले में मारे जाने की। 27 सितंबर की बात है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उस दिन न्यूयॉर्क में थे। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली चल रही थी, सब आम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ अपनी अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पहुँचे थे अमेरिका न्यूयॉर्क, उन्होंने भी अपना संबोधन दिया। 27 को नेतन्याहू की बारी थी और वो यूएन को संबोधित करने वाले थे, और यूएन के जरिए तमाम दुनिया भर के अलग अलग देशों को। इसी यूएन हॉल में जब वो बैठे थे तब उनके पास एक फ़ोन आता है, और इस फ़ोन पर वो एक यस बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ की इजाज़त देते हैं, और फिर वो अपना भाषण देने के लिए यूएन के मेन हॉल में पहुंच जाते हैं। इस एक फ़ोन कॉल के बाद अब हलचल शुरू हो चुकी थी। हलचल ख़ासतौर पर इजराइल का एक एयरबेस है, हैत्जेरिम एयरबेस, साउथ इजराइल में ही है। हैत्जेरिम एयरबेस पर उस वक्त 8 फाइटर जेट खड़े हुए थे, और इन 8 फाइटर जेट की ट्रेनिंग पिछले 1 हफ्ते से चल रही थी। इन 8 के 8 फाइटर जेट में अराउंड 900 केजी बॉम्ब थे, और इन बॉम्ब को गिराना था। लेकिन 8 के 8 जो फाइटर जेट थे, उनके पायलट को ये मालूम नहीं था इस बॉम्ब को गिराना कहाँ है, टारगेट क्या है, लोकेशन क्या है, किसी को नहीं बताया गया। पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब 27 सितंबर फ्राइडे का दिन आता है। 27 सितंबर की दोपहर का वक्त था, फ्राइडे का दिन था। अचानक मोसाद के ज़रिए इस्राएली आर्मी और वहाँ की सरकार, उन तक कोई खबर मिलती है। खबर यह कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह दोपहर के बाद बैरूत के साउथ एरिया में एक दही करके जगह है, वहाँ पर एक हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की एक खुफिया मीटिंग लेने वाला है। लोकेशन एकदम सही बताया गया और सटीक, और फिर उसके नक्शे भी मिले और कहा गया कि यहीं पर है। 27 सितंबर फ्राइडे का दिन और आफ्टरनून में। अब ये सारी चीज़ें खबर मिल चुकी थी इजरायली सेना को, इजरायली गवर्नमेंट को, मोसाद को, और ख़बर देने वाला एक ख़ास जासूस था, एक भेदिया, जो मोसाद के लिए काम कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जासूस कोई और नहीं बल्कि एक ईरानी था। वही ईरानी जो हिजबुल्लाह को सबसे ज़्यादा पनाह देता है, जो हिजबुल्लाह का संरक्षक है, हिजबुल्लाह को तमाम हथियार, फाइनेंशियल मदद करना ये ईरान करता है। हिजबुल्लाह को हिजबुल्लाह बनाने में ईरान का रोल रहा है, और उसी ईरान का एक जासूस मोसाद के साथ मिलकर काम कर रहा है। पिछले कई सालों से मोसाद नसरुल्लाह का लोकेशन पता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि हसन नसरुल्लाह कभी सार्वजनिक तौर पर, खुले तौर पर पब्लिक अपीयरेंस देता ही नहीं था। मतलब वो खुलकर कभी सामने नहीं आया, क्योंकि मालूम है कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए लोकेशन पता चल सकता है, और फिर ड्रोन अटैक या एयर स्ट्राइक के ज़रिए जान जा सकती है, और ऐसे कई हमले हो चुके हैं। तो अब हिजबुल्लाह चीफ एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट, और हसन नसरुल्लाह पर इससे पहले कई ऐसे अटैम्प्ट हो चुके थे। तो इसीलिए हसन नसरुल्लाह इस बात का बहुत ख्याल रखता कि कभी खुले आसमान के नीचे पब्लिक गैदरिंग या ऐसे फंक्शन में वो कभी शामिल नहीं होता,
इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि लास्ट 18 ईयर 18 सालों में कभी भी हसन नसरुल्लाह को किसी भी फंक्शन में, किसी भी ऐसी पब्लिक गैदरिंग में देखा ही नहीं गया। जिन लोगों ने देखा वो बेहद करीबी, बेहद ख़ास कमांडर, बस ख़ास लोग होते थे। और जब हसन नसरुल्लाह की कहीं कोई मीटिंग होती थी, 1 घंटे के अंदर वो 5-6 बार लोकेशन बदल दिया जाता था। पहले कुछ बताया जाता, फिर कुछ, इसलिए कि ख़तरा इतना ज़्यादा था। तो हसन नसरुल्लाह को किसी ने देखा नहीं, कभी वो सामने नहीं, 18 साल से कभी। तो मोसाद के लिए वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम था, और इसीलिए मोसाद किसी ऐसे भेदिए की तलाश में था जो हसन नसरुल्लाह के लोकेशन तक पहुँचा सके, क्योंकि हसन नसरुल्लाह अपने टॉप कमांडर से मीटिंग तो किया करता। और इसी कोशिश में एक जासूस तैयार हुआ। चूँकि ईरान और हिजबुल्लाह इन दोनों का बड़ा करीबी रिश्ता है, तो ईरान में वो एक ऐसे जासूस को तैयार किया जिससे ऊपर तक की खबर मालूम थी कि कब बात होती, कब कहाँ मुलाकात होगी, मीटिंग होगी टॉप लीडरशिप की। तो ये सारी जानकारी थी। लेकिन इधर फिर धीरे धीरे फोकस कहीं और था। उधर हमास अक्टूबर में कूद पड़ा, उसने हमले किए, 1000 से ज़्यादा इजरायली मारे गए। अब फोकस हमास की तरफ था। उधर ईरान पर भी आपस में ईरान और इजराइल उलझे हुए थे। इधर लगातार वो जासूस हिजबुल्लाह चीफ के भी पीछे पड़ा हुआ है, उसके लोकेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब जब इधर हाल में 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब 1000 से ज़्यादा इजरायलियों की जान गई, तब ऑपरेशन तेज़ हुआ। अब उनके टारगेट पे 2 लोग थे, एक हमास का टॉप लीडरशिप, दूसरा हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह का जो मेन गढ़, हेडक्वार्टर, सब कुछ है लेबनान में। अब लेबनान में भी ऐसी जगह पर जहाँ पर मतलब डायरेक्ट हमला करना आम, अगर सिविलियंस की मौत होती है तो फिर दुनिया में उसको लेके हंगामा भी मचेगा, तो बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन। और ये वही हसन नसरुल्लाह जिसने अपने कमांडर और हिजबुल्लाह के तमाम जो लड़ाके थे उनको ये ऑर्डर दिया था कि मोबाइल से दूर रहो। ये कहानी आपको सुनाई थी। और फिर पेजर पर वो लौटा, और यही वो पेजर था जिसके अभी 17 सितंबर को पेजर ब्लास्ट हुआ था लेबनान में, बैरूत और उसके आसपास के इलाकों में। तो पेजर 17 सितंबर को पेजर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ। ये सब कुछ चल रहा है। अब इसी दौरान में मोसाद और मोसाद का वो जासूस इस बात पर भी लगा हुआ कि इस पेजर धमाके, इस वॉकी टॉकी धमाके के बाद हिजबुल्लाह का रिएक्शन और एक्शन क्या होगा, अब आगे क्या, क्योंकि कम्युनिकेशन के तार को काट दिया गया है, मोबाइल बंद, पेजर धमाके कर दिया, पेजर को कोई छूने में भी डर रहा है। वॉकी टॉकी जिससे आप दूसरा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसमें इतने धमाके हो गए कि अब लोग वॉकी टॉकी इस्तेमाल करने से डर रहे हैं, खुद हिजबुल्लाह के लोग। तो अब कम्युनिकेशन कैसे हो? तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इन कम्युनिकेशन के तार को काटने के पीछे असली मकसद यही था कि जब कम्युनिकेशन कटे तो फिर किस तरीके से हिजबुल्लाह के लोगों से हिजबुल्लाह चीफ कांटेक्ट करता है, और तब शायद कोई ऐसा क्लू मिले जिससे हिजबुल्लाह चीफ तक पहुंचा जा सके। ये सिलसिला चलता रहा, और अचानक पेजर ब्लास्ट के बाद अगले 1 हफ्ते में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला। वो ये कि बैरूत में ही और अभी भी वहीं है हिजबुल्लाह चीफ। अब इजरायली जो फोर्सेस हैं वो सब तैयार हैं कि एक बार एक्यूरेट लोकेशन मिल जाए तो फिर धावा बोला जाए। लेकिन यहाँ कि एक्यूरेट मिलना चाहिए, क्योंकि मौका एक मिलेगा। अगर नाकाम हुआ तो फिर हिजबुल्लाह चीफ कहाँ गायब होगा, दोबारा फिर उसे ढूंढना, 18 साल तो वैसे ही हो गए, तो फिर पता नहीं कब कहाँ कैसे उसको ढूंढा जा सके। तो यहाँ ये था कि ऑपरेशन एक ही बार में कामयाब होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, जगह बिल्कुल एक्यूरेट बताया जाना चाहिए। अब इन सब के पीछे लगे हुए हैं, और इस कोशिश में कि थोड़ा थोड़ा कुछ सुराग मिल रहा है, इजराइल के फाइटर जेट रिहर्सल कर रहे हैं कि कहीं किसी बिल्डिंग पर बॉम्ब गिराना है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि हिजबुल्लाह चीफ जो है वो जब भी कोई ऐसी मीटिंग करता है, उसे मालूम है ड्रोन से या एयर स्ट्राइक से हमला हो सकता है, तो वो किसी घर या बिल्डिंग या किसी ऐसी जगह पर नहीं, बल्कि ज़मीन के अंदर बहुत गहरे बंकर के अंदर रहता है। कुछ बंकर ऐसे हैं जो 60 फीट गहरे हैं और उसके अंदर, ताकि बॉम्ब का असर ना हो। इसी बीच अमेरिका ने कुछ बंकर बस्टर भी एक्सप्लोसिव बना रखे थे, मतलब ऐसे बॉम्ब जब ऊपर से गिरते हैं तो ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं, और ज़मीन के अंदर घुसने के बाद तब उनमें ब्लास्ट होता है। ऐसे नहीं कि ब्लास्ट हुआ और फिर गड्ढा हुआ, नहीं, वो बॉम्ब सीधे गिरता है और सीधे ज़मीन के अंदर जाता है, और ज़मीन के अंदर एक ख़ास दूरी पर जाने के बाद उस ज़मीन के अंदर उसमें धमाका होता है। तो इससे वो जो सारे बंकर हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। मई में बाइडेन सरकार से जब ये गाज़ा में और ये सारी चीज़ें चल रही थी हमास के बाद, तनावपूर्ण माहौल,
तब इजराइल ने मदद मांगी थी अमेरिका से और अमेरिका ने इजराइल को करीब 2000 केजी बॉम्ब दिए थे अलग अलग तरह के मदद के लिए, ताकि इजराइल अपना डिफेंड कर सके। और उसमें वो बंकर बस्टर एक्सप्लोसिव भी शामिल थे, जो किसी भी बंकर को भी तबाह करके अंदर भेद कर हमला कर सकते थे। ये मई में इसी साल मिला इजराइल को। अब इजराइल को मिल गया। अब इजराइल इधर सारा अपना उसका फोकस है उस ईरान के जासूस पर, जो सही लोकेशन बताए दे देकर एक वही सुराग। इंतज़ार किया जाता रहा। पेजर बम और वॉकी टॉकी में धमाके ने थोड़ा सा रास्ता साफ किया। अब ये हुआ कि सब बिखरे हुए हैं, सब अलग अलग हैं, कई लोगों की जान चली गई, कम्युनिकेशन का तार सिस्टम कट गया। अब कैसे क्या किया जाए, आगे की प्लानिंग क्या होगी। तो ये उम्मीद थी मोसाद को कि आगे की प्लानिंग के लिए कोई ना कोई एक टॉप लेवल की मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में हाँ जो हिजबुल्लाह चीफ हैं वो खुद होंगे। लेकिन वो मीटिंग कहाँ होगी। अब ये सबसे बड़ा रोल था उस जासूस का जो मोसाद तक ये खबर पहुँचाए। और आखिरकार वो ईरानी जासूस, उसको अचानक पता चलता है लास्ट वीक कि फ्राइडे को बेरूत से साउथ में एक एरिया है दही, उसी दही में एक मीटिंग बुलाई गई है हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स की और ख़ास लोगों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हिजबुल्लाह चीफ मौजूद होंगे। ये खबर जैसे उसे मिली उसने पास किया मोसाद, फिर इजराइल मिलिट्री और फिर इजराइल की गवर्नमेंट तक ये बात गई। अब मीटिंग है, अभी तक टाइम और लोकेशन पता नहीं है। लेकिन फिर अचानक फ्राइडे को दोपहर के बाद उसी जासूस से ये खबर मिलती है कि ठीक आज दोपहर को, मतलब दोपहर के बाद, बेरूत के साउथ में इसी दही इलाके में एक बिल्डिंग है। 6 घरों को मिलाकर एक कंपाउंड बनाया, मतलब एक कंपाउंड के अंदर 6 घर हैं और उस घर रिहायशी इलाका है, वहाँ लोग रहते हैं। और उसी कंपाउंड के बीच में नीचे एक बंकर है और वो बंकर 60 फीट गहरा है। और उसी बंकर के अंदर हिजबुल्लाह चीफ के आने की उम्मीद है और वहीं ये मीटिंग होगी। हर तरह से क्रॉस किया गया, पता चला हाँ ये मीटिंग है। 27 सितंबर तारीख थी, फ्राइडे का दिन था और आफ्टरनून का वक्त। जैसे ही ये क्लियर हो गया कि इसमें हिजबुल्लाह के लोग होंगे, तो फिर ये मैसेज पास किया गया। इसके बाद फ़ौरन खबर दी गई उधर बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, जो उस वक्त न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क में यूएन में शांति और बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं। हालांकि उस यूएन में जब उनके भाषण की बारी आई तो बहुत सारे देश जो उनके विरोधी हैं वो उठकर वहाँ से निकल चुके थे। भाषण से जस्ट पहले नेतन्याहू के पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन पर उन्हें बताया जाता है इस लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में कि बेरूत में आज एक मीटिंग है और ये पक्की खबर है कि उस लोकेशन पर हिजबुल्लाह चीफ भी पहुंचेगा। हमारी तैयारी हो चुकी, बस आपका इंतज़ार है। नेतन्याहू वहाँ से हरी झंडी दे देते हैं। जैसे ही वो हरी झंडी देते हैं, इसके बाद अब इजराइल के इसी हेत्ज़ेरिम एयरबेस से 8 फाइटर जेट उड़ान भरता है। इन 8 के 8 फाइटर जेट को अभी तक पता नहीं है कि उन्हें करना क्या है, बट उन्हें मालूम है कि उस फाइटर जेट में अराउंड 900 kg बॉम्ब है और इसमें बंकर बस्टर एक्सप्लोसिव भी शामिल है। फ़ौरन खबर इस एयरबेस पर पहुंचती है, 8 पायलट तैयार, इनको उड़ान भरने को कहा जाता है। और जब ये उड़ान भरते हैं तब पहली बार इन्हें लोकेशन बताया जाता है। इन्हें कहा जाता है कि बेरूत में एक इलाका दही, और उस दही में एक कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्स या उस कंपाउंड में ठीक किस जगह पर बॉम्ब गिराने हैं। मतलब इतनी सीक्रेसी मेंटेन की गई कि पायलट तक को, जिसको बॉम्ब गिराना है, उसे भी पहले से नहीं मालूम। बस इतना पता है कि कोई एक टारगेट है जिस पर गिराना है, लेकिन ये नहीं। और जब ये बताया गया तब भी ये नहीं मालूम है कि उस जहाँ टारगेट है, जहाँ बॉम्ब गिराना है, वहाँ पे कौन कौन है, ये भी खुफिया रखा गया। और इसके बाद ये 8 फाइटर जेट उड़ते हैं और ठीक उस कंपाउंड के ऊपर 2 से 3 मिनट के अंदर एक के बाद एक कुल 80 बम गिराते हैं, 80। और इनमें वो बंकर बस्टर एक्सप्लोसिव भी शामिल था। जो बॉम्ब गिरता है आजकल आपको पता है कि वो सारा एकदम सटीक निशाना होता है। मतलब 2 बिल्डिंग अगर पास पास में इस बिल्डिंग पे गिराना तो उसी बिल्डिंग पे गिरेगा, बराबर में नहीं गिरेगा। तो बॉम्ब गिरता है और उसमें वो ख़ास तौर पर चूँकि इन्फॉर्मेशन थी कि वो बंकर के अंदर और बंकर ज़मीन के बहुत नीचे है, तो वो बंकर बस्टर एक्सप्लोसिव उसी जगह पर गिरा
वो ज़मीन के अंदर गया और अंदर जाने के बाद उसमें धमाका हुआ। इस मिशन के बाद वो लोग लौट आते हैं, बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी करते हैं। जब ये बॉम्ब गिरा तो जो बाकी बॉम्ब गिरे और ये सारी 16 फीट के करीब गड्ढा हो चुका था आसपास में, और जो बंकर बस्टर था वो तो बिल्कुल नीचे तक गया। इसके बाद आसमान में ऑरेंज कलर का धुआं छा जाता है। फाइटर जेट वापस अपने एयरबेस पर लौट आते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर ये खबर आती है कि इस एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हुई और 91 घायल हुए। और उसके बाद फिर ये खबर आती है जिसका इजराइल को इंतज़ार था कि इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और साथ में एक बड़ा कमांडर अली कराकी, इन दोनों की भी मौत हुई। यानी जो 8 लोग मारे, बल्कि 6 लोग मारे गए थे और 91 इंजर्ड। उन 6 में से 2, एक अली कराकी और एक हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह चीफ, जिसके लिए पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया था। पहले इजराइल दावा करता है लेकिन किसी को यकीन नहीं होता दुनिया को। फिर बाद में खुद हिजबुल्लाह की तरफ से यह बयान आता है लेबनान में, और वो ये कि इस एयर स्ट्राइक में सचमुच हसन नसरुल्लाह मारा गया। अब उसके बाद वहाँ बंकर और आसपास की सारी चीज़ों की खुदाई होती है, अंदर से लाश निकाली जाती है, लेकिन हर कोई लाश देखकर हैरान रह जाता है। एयर स्ट्राइक में बंकर बस्टर बम करीब 80 किलो बॉम्ब गिराए गए, बरसाए गए, लेकिन हसन नसरुल्लाह के बॉडी पर, जिस्म पर एक भी जख्म का खरोच नहीं, एक भी नहीं। तो सवाल है कि फिर हसन नसरुल्लाह की मौत कैसे हुई? बम धमाके में नहीं हुई। तो फिर बाद में पता चला कि जो बंकर बस्टर बॉम्ब मारे गए उससे एक तरह का जो धुआं और फिर आग निकलती है, और जिस बंकर के अंदर सुरंग टाइप जगह पर हसन नसरुल्लाह उस वक्त मौजूद, वहाँ तक वो गैस और धुआं एक तरह से इतना ज़्यादा हो जाता है कि सफोकेशन की वजह से, दम घुटने की वजह से हसन नसरुल्लाह और अली कराकी की मौत हो जाती है। यानी बॉम्ब से नहीं, बॉम्ब के फटने से नहीं, बल्कि उस बॉम्ब के धुएं और दम घुटने से, इसलिए कि जो वेंटिलेशन कुछ था नहीं, और जहाँ से बॉम्ब आया उसके बाद सारी चीज़ें मट्टी वट्टी गिरी और वो धुआं अंदर रहा, बाहर निकलने का कोई रास्ता था नहीं, और इस तरीके से दम घुटने की वजह से हिजबुल्लाह चीफ की मौत हुई। तो कमाल देखिए कि 80 किलो बम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मौत हुई दम घुटने की वजह से। अब दुनिया ये सवाल कर रही है कि आखिर वो ईरान का जासूस कौन है जिसने इजराइल और मोसाद को ये खबर दी और इतनी सटीक खबर दी। तो ईरान भी अब उसकी तलाश कर रहा है, हिजबुल्लाह भी उसकी तलाश कर रहा है। मोसाद या इजराइल तो साहे बताएगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उनके लिए उसने काम किया है। तो अब कोशिश जारी होगी कि उस जासूस को ढूंढा जाए। लेकिन हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद, इससे पहले जो 7 अक्टूबर को हुआ, अब ये है कि पूरे इजराइल और मिडिल ईस्ट एक बार फिर से सुलग चुका है। अब ये इधर से फिर बदला, उधर से फिर बॉम्ब, मालूम नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा। पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो ईरान, बल्कि इराक और सीरिया, ये सारे जंग के बारे में हम लोग सुनते सुनाते रहते थे, बगदादी और ये। अब इधर लगभग 1-2 साल हो गए सिर्फ इजराइल और बाकी ये मिडिल ईस्ट के देश, यहीं सब कुछ चल रहा है।